सो हेलो गाइस, दिस इज फ्रेंड संजय प्रजापत और आज की वीडियो की तरफ बात करने वाले यार हमारे मैथ्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो हमारा है इंटीग्रेशन। पूरा यार इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर आज की ये वीडियो होने वाली है। जैसे कि यार आपको पता ही होगी, हमने यार पहले बहुत सारे कुछ 5 से 6 टॉपिक कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारे बहुत सारे टॉपिक और बचे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ पूरा इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में कि क्या क्या है इसके अंदर, एक्चुअली में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या नहीं पढ़ना होगा। बट सबसे एक और बड़ी चीज देखो, आज के अंदर कुल मिलाकर 3 चैप्टर होते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। कौन कौन से? सबसे पहला आता है इंटीग्रेशन। सेकंड इसके अंदर आता है हमारे पास कौन सा, एक एओआई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसको हम बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। चैप्टर आपने सब पढ़ा होगा, सब 12th क्लास के चैप्टर सारे, ठीक है। और एक चैप्टर और आता है हमारा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन। इन 3 चैप्टर यार आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ, ठीक है। आप में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे थे कि भैया हमको जो पहले आप क्रैश कोर्स करा रहे थे उस क्रैश कोर्स को कंटिन्यू करो और हमको एक एक चीज पढ़ाओ। पर लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के अधिकतर की ये मैसेज आए थे कि भैया आप हमारे को एक एक चीज मत पढ़ो, हर एक चीज। जैसे पहले मैंने पढ़ाया था कि आपको हर एक चीज डिटेल में बताई थी, बिल्कुल जीरो से। वेक्टर में, 3D में, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये वगैरह वगैरह चैप्टर जो मैंने 5 से 6 चैप्टर आपको कवर कराए थे, मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको कराया था, ठीक है। उसके अंदर मैंने हर एक चीज आपको बताई थी। पर लेकिन स्टूडेंट्स ने बोला कि भैया ये ऑलरेडी हम 11th और 12th में पढ़ चुके हैं, हमारा रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है, बस आप हमको ये बताओ कि हम जेई के लेवल के कैसे पढ़े, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमको क्या क्या मटेरियल कहां से पढ़ना होगा, और आप हमको मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो एक्चुअली के अंदर मैंने इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ही इस वीडियो को बना रहा हूं और आगे भी वीडियो ऐसी आने वाली, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास यार इतना टाइम नहीं है, क्योंकि देखो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ बाकी है और 1 मंथ के अंदर भी पॉसिबल नहीं होता कि हर एक चैप्टर का मैं क्रैश कोर्स जैसे बिल्कुल जीरो से करा दूं। देखो ये चीज कभी पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। और वैसे भी मैं जानता हूँ यार, जेई के अंदर 11th और 12th की मैथ्स आती है और आप ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। 12th की तो अभी भी हमने पढ़ी ही है और 11th के अंदर तो धीरे धीरे साथ साथ में रिवाइज करनी है। कुछ नहीं यार, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। देखो चीजें मुश्किल है पर लेकिन हो जाएगी, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बस आपको लगना होगा। मैं ऑलरेडी यार अभी 3 दिन पहले मैंने स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो बनाई थी कि कैसे एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैथमेटिक्स की। यार स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं देखी जरूर आपको देखनी है, नीचे लिंक मैंने आपको दे रखा है। मैंने पूरा एक शेड्यूल बता दिया था कि हम कैसे आने वाले वीडियो में करने वाले हैं, हम पहले क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो यार मैं कोशिश करूंगा कि जुलाई में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में ही आपको एक तरह का जो भी मैं दे सकता हूँ ना मटेरियल वगैरह, या जो भी आज की वीडियो को भी आप प्रोवाइड करने वाला हूँ। आज की वीडियो का मेन जो बात करूंगा, सबसे पहले बस ये बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। मैथमेटिक्स की बात करूँ तो 3 चैप्टर जो होते हैं कैलकुलस के, पूरे जो इंटीग्रल कैलकुलस के 3 चैप्टर है, इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। उसके अलावा बताऊंगा कि क्या मैंने इंपॉर्टेंट मटेरियल नीचे आपको प्रोवाइड किया वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, कुछ लिंक है क्या क्या पीडीएफ से, वो आपको बताऊंगा। अभी कहीं नहीं जाना, आपको बस वीडियो देखनी है पूरी पूरी, ठीक है। सबसे बात करते हैं हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर, ठीक है। अब देखो मैं जो बता रहा हूँ यहाँ से जो चैप्टर वही बता रहा हूँ जो आपका एनसीईआरटी के अंदर है। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो आप 11th और 12th में यूज करते आए हो, उनमें से हर एक टॉपिक को मैं एक एक करके टॉपिक ले रहा हूँ, ठीक है। हर एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ कि मतलब कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट कम है, ठीक है। तो आप ढंग से सुनते जाएंगे, ध्यान से जाएंगे। इंटीग्रेशन चैप्टर, इंटीग्रेशन के अंदर हम जानते हैं यार इंटीग्रेशन 2 में डिवाइड हो रखा है। सबसे पहले आता है इंडिफरेंट इंटीग्रेशन और सेकंड आता है डिफरेंट इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट ध्यान रखना कि हमेशा जेई कहां पर ज्यादा फोकस करता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है एज कंपेयर टू इनडिफरेंट। मैं नहीं बोलता इनडिफरेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है। पर अगर हमारे पास ओनली लास्ट 10 डेज या 15 डेज होते ना, तो मैं आपको ये गारंटी बोलता कि आप है ना ज्यादा फोकस कहां करो, डिफरेंट इंटीग्रेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है किसकी, डिफरेंट इंटीग्रेशन की आने की। पर लेकिन हमारे पास अब थोड़े से दिन ज्यादा है, तो मैं बोलता हूँ कि हम करना ही है तो पूरा करेंगे, ठीक है। मैं नहीं कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा कर लो, पूरा का मतलब है कि मतलब जो सिलेबस एटलीस्ट जो बेसिक चीज है वो तुम एटलीस्ट कर लें, ताकि वहां से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम बना सके। देखो क्वेश्चन इतने बेसिक चीजों से ही आएगा, बस थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को घुमा देते ना तो स्टूडेंट डर जाते हैं। हमको वो नहीं करना है, ठीक है। हमको इसलिए थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया ना, वो उसके अंदर सब तरह के क्वेश्चन शामिल है। देखो इंटीग्रेशन के अंदर बात करूँ तो सबसे पहले आता है इंटीग्रेशन के अंदर, अब मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक बुक आपके पास सबके पास होगी, अगर नहीं है तो जल्दी, मतलब अभी आपके पास बस फोन के सामने नहीं है तो जल्दी निकाल लो और खोल लो और एक पेन और पेपर निकाल लो और जो बोलता हूँ वो चीज लिखते जाना। मैं भी यहाँ चीजें लिखते जा रहा हूँ, आप भी साथ साथ में लिखते रहना, ठीक है। क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीज नहीं है। सबसे बात करते हैं हमारे पास यार, अगर आप खोलोगे इंटीग्रेशन चैप्टर तो इसके अंदर सबसे पहला तो हमारे पास इस चैप्टर के स्टार्टिंग में होता है फॉर्मुलेस, कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मुले। इंटीग्रेशन के क्या फॉर्मुले होते हैं? देखो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ाई है, पर डिफरेंशियल का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, ये चीज हम जानते हैं। इसके बाद आप देखते हो कि यार पेज नंबर 290 इंटीग्रेशन के अंदर बात करता हूं मैं, बात कर रहा हूं मैं इंटीग्रेशन की। पेज नंबर 290 और 291, पेज नंबर 290 और पेज नंबर 291, ये 2 पेज ऐसे जहां पर आपको स्टार्टिंग में फॉर्मुलेस मिलते हैं। साथ साथ में चेक करते जाओ चीजों को और लिखते जाना इसे जो मैं बता रहा हूं। पेज नंबर 290, पेज नंबर 291 के ऊपर आपको क्या मिलते हैं, एक फॉर्मुले मिलते हैं आपको, बहुत सारे सिंपल बेसिक फॉर्मुले। इन सब फॉर्मुले को अगर याद नहीं है तो रट लेना,
फिंगर टिप्स के फॉर्मुले याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स के ऊपर। ये सब फॉर्मुले कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज आते ही आते हैं। और अभी तक जितने भी लास्ट क्वेश्चन आए, जितने भी जेईई ने क्वेश्चन पूछे हैं, बिना फॉर्मुले को तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं। देखो कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो डिफाइनेट का क्वेश्चन हो, चाहे वो इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, फॉर्मुला तो यूज होगा ही होगा, ये तो फिक्स है। तो स्टार्टिंग में कुछ बेसिक फॉर्मुले दे रखे हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यार देखो स्टार्टिंग यार मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, मैंने एक पीडीएफ नीचे दे रखी है, मैंने बहुत सारी पीडीएफ दे रखी है, पर मैं लाइन वाइज आपको बताता जाऊंगा। एक पीडीएफ मैंने ऐसी दी है जिसके अंदर मैंने बात करी है सिंपल फॉर्मुले की। फॉर्मुले का मतलब समझ लो उसके अंदर सब कुछ है, शॉर्ट नोट्स है पूरा चैप्टर का। एक मतलब बोलते हैं ना एग्जाम से पहले या कभी भी इच्छा होती है रिवाइज करने की, भी पूरा चैप्टर रिवाइज करना है इंटीग्रेशन, तो ऐसे नहीं कि हम फिर से शुरुआत करने बैठ जाएंगे, यहाँ से पकड़ा और शुरुआत करने बैठ गए लाइन वाइज, नहीं। मैंने आपको ऐसी चीज नीचे दे रखी है ना पीडीएफ, जिसके अंदर हर एक पूरा चैप्टर को 3 से 4 पेज में समराइज कर दिया है, मात्र ओनली 3 से 4 पेज के अंदर पूरे चैप्टर को समराइज कर दिया है 3 से 4 पेज के अंदर। इंपॉर्टेंट फॉर्मुला प्लस कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस और कुछ नहीं है उसमें। थोड़ी सी देर में अगर पूरे चैप्टर का रिवीजन मारना है, बस उसको पढ़ लो और काम खत्म, और कुछ नहीं करना है। ये चीज मैंने आपको नीचे दे रखी, ठीक है। अभी जाकर नहीं देखना है आपको, सब पहले वीडियो समझो क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने आपको 3 दिन पहले स्टडी वाली वीडियो डाली थी और अब मैथ्स की आ रही, ताकि मेरे पास मुझे लगा थोड़े से दिन दे दूं आपको, ताकि आप थोड़ा सा रिवीजन मार लो चीजों का, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी को रिवाइज कर लो, और वो जो करनी है आपको, क्योंकि उसी की बात कर रहा हूँ, वही सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया है इन लास्ट डेज के अंदर, ठीक है। ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास आता है इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। हमारे पास सिंपल प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो इंटीग्रेशन के अंदर मान लो लेट्स से कोई कांस्टेंट आ गया, ठीक है। ऐसा होता है ना हमारे पास, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन के अंदर मेरे पास आ गया कोई कांस्टेंट के एफएक्स, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है, कोई कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो ये हो जाता है के इंटीग्रेशन एफएक्स। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन। ये प्रॉपर्टीज आपको दे रखी होगी जस्ट कहां पर, पेज नंबर 292 से स्टार्टिंग हुई प्रॉपर्टीज की, पेज नंबर 292 से, पेज नंबर 292 से, यहां से पेज नंबर 292 से इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो रही है एनसीईआरटी में। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी प्रॉपर्टीज के हमको प्रूफ नहीं करना है, सिंपल प्रॉपर्टीज करनी है, बात खत्म। मैं नहीं बोलता हूं कि प्रूफ करो, इसके अंदर होता है ना डेरिवेशन प्रूफ, सब दिए होंगे, प्रूफ डेरिवेशन नहीं करना है। उसके बाद आप देखोगे यार अधिकतर आपको जो भी फॉर्मूले प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे उनके सॉल्व एग्जांपल दिए होंगे, सॉल्व एग्जांपल कर लेना है, प्लस साथ साथ के अंदर एक्सरसाइज नंबर 7.1 पूरी कर लेनी है। क्लियर है यहाँ तक? इन सब चीजों को करने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा मान लो, आधे घंटे से ऊपर नहीं लग सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलता है पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास होता है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। किसी भी चीज को सब्स्टिट्यूशन, लेट्स हम मानते हैं किसी भी चीज को टी मान लेते हैं, आपने देखा होगा इंटीग्रेशन के अंदर, आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी भी फंक्शन को उठाकर टी मान लेते हैं, फिर उसको उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसको वापस वैल्यू पुट करते हैं वगैरह वगैरह, और चीजें सॉल्व हो जाती है, चीजें कैंसिल हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको ढंग से करना है, उसके अंदर नीचे फॉर्मुले होंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुले होंगे, पेज नंबर 301 एंड 302 पे। किसकी बात करूं मैं, पेज नंबर 301 और 302। यहाँ पर क्या होंगे पास, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मुले होंगे, जहां पर ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुले होंगे, ये सब चीज होंगे। तो यहाँ पर आपको ढंग से कर लेना है सारे। इसके अंदर आपको सॉल्व एग्जांपल मिलेंगे, प्लस एक्सरसाइज नंबर 7.2 इसके ऊपर बेस्ड होगी, सब्स्टिट्यूशन वाले के ऊपर। सिंपल आपको सब कुछ दिख जाएगा, यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट प्लस सॉल्व एग्जांपल, एनसीईआरटी में सब कुछ क्लियरली दे रखा है। अब बात करते हैं यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, वो होता है इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब यहाँ पर आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुले जो मिलेंगे, उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी होगी, जिसके ऊपर आपको बेस्ड होगा, उसके ऊपर सॉल्व एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज नंबर 7.3 वो आपको कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। अब आता है पेज नंबर 307 और पेज नंबर 308। पेज नंबर 307 और पेज नंबर 308 के ऊपर फिर से कुछ फॉर्मुलेस लिखे हुए हैं। कौन से बोल रहा हूं मैं, 308 और 307। ये 2 पेज ऐसे होंगे जहां पर आपको फिर से क्या होंगे, कुछ आपको फॉर्मुले दिए होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुले जहां पर आपको कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के फॉर्मुले दिए होंगे, टाइप्स कुछ, उसके अंदर सॉल्व एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज नंबर 7.4 आपको कर लेनी है, निपटा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पॉइंट नंबर 5, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 7.5। मैं एक्सरसाइज नंबर वाइज बात कर रहा हूं। एक्सरसाइज नंबर 7.5 आती है पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन ऐसी चीज यार जहां पर अधिकतर केस के अंदर क्वेश्चन नहीं आते, तो यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप चलते चलते पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज को स्किप कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, बाद में आगे उसको कर लेना अगर टाइम मिलता है तो, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज नंबर 7.5, उसमें बस आपको ध्यान रख लोगे चीजें कैसे सॉल्व होती है, उसके अंदर कुछ फिक्स्ड फॉर्मेट है, इसलिए वो बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो 7.5 के अंदर यार पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा आप स्किप करके बाद में वापस आ सकते हो उसके ऊपर, और ज्यादा नहीं कर रहे हो तो भाई देखो अगर करना ही ना तो सॉल्व एग्जांपल कर लो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एक्सरसाइज के ऊपर में जो सॉल्व एग्जांपल कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना ज्यादा चांस नहीं होते पार्शियल फ्रैक्शन आने के, ठीक है।
नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6 के ऊपर जो आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम जानते हैं हमारे पास कौन सा होता है, ये होता है आइलेट। ठीक है, आइलेट के ऊपर हम बात करते हैं कि इसे लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, एक्सपोनेंशियल वगैरह फंक्शन के ऊपर लाइन वाइज बात करते हैं। सब चीज आपको दे रही है, आपने सब चीज 12th में पढ़ी हुई है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ाने से यार कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो टाइम भी नहीं है एक्चुअली में, इसलिए आपको इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट प्लस सॉल्व एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज नंबर 7.6 पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं करना, ये सब चीजें से यार आप यहाँ से हो जाएगा। मैं नहीं बोलता हूँ कहीं बाहर जाओ, मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ बाहर जाओ आपको। ठीक है, कहीं से कुछ नहीं करना है, बस इसी बुक को करना है, एनसीईआरटी को, सिंपल। अब बात करो, देखो नेक्स्ट एक यार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर ध्यान देना, पेज नंबर 326, पेज नंबर 326। एक्चुअली में क्या है ना, ये पेज नंबर 326 के ऊपर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? जिसके अंदर कुछ फॉर्मूला दिया होगा आपको, ऐसा कुछ है कि इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। एक तरह का ये क्वेश्चन भी है और अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है अधिकतर 99% केस के अंदर, बोर्ड में भी आता ही है, पर लेकिन जेई के अंदर भी आता है। ये एक्चुअली में एक अपने आप पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक ट्रिक है, मतलब कॉन्सेप्ट से ज्यादा एक ट्रिक बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स। ठीक है, ट्रिक ही मानते हैं, क्योंकि क्या है, अगर कभी भी इस टाइप का फॉर्मेट आपका कभी बन जाता है, देख लेना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पेज नंबर 326 के ऊपर। ठीक है, ऐसा कभी भी फॉर्मेट बन जाता है, क्या फॉर्मेट है सुनो, कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर ई की पावर एक्स आ रहा है और साथ साथ में कोई फंक्शन है एफ एक्स कुछ भी फंक्शन है, लेट्स से एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस जो भी फंक्शन है उसके साथ में उसका डिफरेंशिएशन पड़ा है। ये एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसके साथ में देखो ये एफ डैश एक्स मतलब क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन। जैसे मान लें यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x, तो यहाँ पर क्या होगा 2x। तो ऐसा कभी फॉर्मेट बन जाता है कि ई की पावर एक्स पड़ा है बाहर, ठीक है, साथ में क्या पड़ा है कोई भी फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन। ऐसे केस के अंदर आंसर हमेशा फिक्स होता है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये प्रॉपर्टी ये बोलती है। ठीक है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पेज नंबर 326 के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ट्रिक भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो। तो इसका आंसर क्या होता है, हमारे पास जो इसका आंसर होता है वो होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। सी पता है क्या, सी तो क्या होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कहीं भी इनडिफिनिट की बात करते हैं तो एक कांस्टेंट भी हम लेकर चलते साथ में। ठीक है, ये तो हमको पता ही होगा। तो यार कांस्टेंट के साथ क्या होता है, ये फिक्स इसका आंसर होता है। ई की पावर एक्स ऐसा कैसा लिख दो और एफ एक्स जो भी फंक्शन था एफ एक्स उसको लिख दो बस, तो ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये आंसर होता है इसका। ये प्रॉपर्टी सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बस मैं आपको सिंपल इंपॉर्टेंट चीज बताते जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते जा रहा हूँ। आपको ढंग से करना होगा, चीजों को एक एक करके ध्यान से समझना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर, इसके ऊपर आप सॉल्व एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज नंबर 7.6 कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइलेट्स प्रॉपर्टी इसके अंदर बाय पार्ट्स आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहीं की बाय पार्ट्स लग सकता है कि बस दो फंक्शन के बीच में बाय पार्ट्स हमको लगाना होता है, जहां पर थोड़ा दो फंक्शन अगर एक साथ रख दे हो मल्टीप्लाई के अंदर तो नहीं आ रहा समझ में, तो क्या करना है, तो उसके अंदर बाय पार्ट्स यूज करना होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलते पॉइंट नंबर 7 के ऊपर। पॉइंट नंबर 7 हमारे पास आता है वो है इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर टाइप्स। इसके अंदर कुछ अलग अलग टाइप्स के इंटीग्रेशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं तो पेज नंबर 328, पेज नंबर 328 के ऊपर अगर जाओगे आप, बात करूं पेज नंबर 328, पेज नंबर 328 के ऊपर हमको कुछ ऐसे टाइप्स के ऊपर मिलते हैं जहां पर रूट वाले होते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर अंडर रूट के अंदर बात करते हैं और उन चीजों को सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 329 के ऊपर भी है, पेज नंबर 328 और पेज नंबर 329, ये दो चीजें बोल रहा हूं मैं। ठीक है, 329 ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इनके ऊपर भी बेस्ड आपको मिलेगा सॉल्व एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज नंबर 7.7, वो आपको कर लेनी है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद एक चीज बोलना चाह रहा था वो ये कि आपको जो पेज नंबर 329 के ऊपर तीन फॉर्मूले ऐसे दे रखे हैं जो कि अंडर रूट वाले होते हैं, और ये फॉर्मूले अधिकतर का काम होते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, मतलब एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए। आपने एरिया अंडर द कर्व तो आपने पढ़ाई होगा, चैप्टर नंबर 8 जैसे इसका अगला है, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के नाम से भी जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें आगे भी काम आएगी चीजें। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो चीजों को ढंग से फॉर्मूले को बस याद रखते रहना, फॉर्मूला ही सबसे बड़ी चीज होती है। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। इसलिए फॉर्मूले याद कर लो, सॉल्व एग्जाम्पल करो और बस बिना देखे देख एक्सरसाइज को सॉल्व कर लो, तो बस एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना बिना देखे देख, तो समझ लेना आप क्वेश्चन कर लोगे जेई के। ठीक है, क्योंकि जेई के इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक हमारे पास क्या खत्म होता है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अब इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर आप समझ गए क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे आप क्या करना है, सब चीज क्लियर है। नेक्स्ट एकदम जो होता है डिफिनाइट इंटीग्रेशन। अच्छा, उससे पहले कोई चीज बता दूं, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने पीडीएफ जो नीचे दे रखी है उसके अंदर भी आपको इनडिफिनाइट प्लस डिफिनाइट के अंदर शॉर्ट नोट्स प्लस फॉर्मूले, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जेई के लेवल तक के। अब देखो नीचे जो मैंने पीडीएफ दे रखी है ना, उसके अंदर आपको कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूले या फिर कुछ कुछ ऐसी चीजें भी मिलेगी जो कि एनसीईआरटी में नहीं दी है, मतलब जो जेई के कोर्स में है
ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो एनसीईआरटी में नहीं होती, कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूले, कुछ कुछ ट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। वो सभी आपको नीचे मिल जाएगा शॉर्ट नोट्स के अंदर, वो सभी चीज आपको नीचे मिलेगी। सबसे बड़ी चीज होती है स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो वो सब चीज आपको नीचे मिल जाएगी पीडीएफ के अंदर। तो यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पीडीएफ, एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पीडीएफ। पहले आपको एनसीईआरटी पूरी करनी होगी, फिर बस एक बार हो जाती है तो रिवीजन मारने के लिए उसको यूज करते रहना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन के अंदर। अब देखो डिफरेंट इंटीग्रेशन के हम जानते हैं कि यार डिफरेंट इंटीग्रेशन के अंदर कौन सा होता है, सबसे पहली एक्सरसाइज जो आती है कौन सी, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, एक्सरसाइज नंबर 7.8। इस एक्सरसाइज को नहीं करनी है, ध्यान से सुनो। एक्सरसाइज नंबर 7.8 इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, इस एक्सरसाइज को मत करना, क्योंकि ये एक्सरसाइज हम जानते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जहां पर, क्योंकि देखो मैंने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर देखे हैं, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर, 10 to 15 ईयर्स के पेपर, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जहां पर इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम पूछा गया है। एक्सरसाइज नंबर 7.8 से कोई क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मत करना 7.8, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 7.8 को क्या करनी है, नहीं करनी है इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। तो यहां तक क्लियर है, 7.8 नहीं करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं 7.9 के ऊपर चलते हैं। उसके ऊपर हम स्टार्ट होता है यहाँ से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम मतलब हम जानते हैं कि अब इंटीग्रेशन के ऊपर क्या लगती है, लिमिट लगती है, लिमिट से इंटीग्रेशन 0 to π/2 या फिर इंटीग्रेशन 0 to 1, हम जानते हैं कुछ भी लिमिट लग के सॉल्व होते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर आपको मिलेगा जो कि हम उसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। यहाँ शुरुआत होती है, कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर भी सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फॉर्मूले हैं बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पर भी सिंपल कुछ नहीं करना है, सब चीज आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी के अंदर। इसके सॉल्व एग्जांपल कर लेना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार। एक्सरसाइज नंबर 7.9 बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बेसिक चीज है। बस आपको ओपन करना आना चाहिए। कैसे ओपन करते हैं, इंटीग्रेशन करके बस वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमको करना आता ही है। सिंपल सब कुछ दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज नंबर 7.9 क्लियर है। यहाँ तक चलते हैं। नेक्स्ट आपको 7.9 कर लेनी है अच्छे से। नेक्स्ट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि डिफरेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इनडिफरेंट इंटीग्रेशन। तो डिफरेंट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा जोर देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 7.9 से हम ज्यादा जोर देंगे, एक्सरसाइज नंबर 7.9 से और ज्यादा पक्के से करेंगे इस चीज को, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर चलते हैं 10 नंबर जो है 7.10, जो हमारे पास है डिफिनेट बाय सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर एक मेथड आ गया, कौन सा, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो जो अपन ने इंडिपेंडेंट के अंदर पढ़ा था, जिसको मैंने बोला था कि अपन को लेट कर लेते हैं, टी मान लेते हैं किसी को, मतलब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो सेम चीज का है डिफिनेट के अंदर भी आ गई। अब यहाँ पर क्या करना, आपको कुछ नहीं करना है, चीजों को सॉल्व करने का तरीका तो वही है, बस लिमिट आ जाएगी एक्स्ट्रा। मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं। देखो इसके अंदर एक फायदा क्या होता है इंटीग्रेशन के अंदर, जिसने इनडिफिनेट इंटीग्रेशन को अच्छे से कर लिया ना, वो डिफिनेट भी कर लेगा। क्योंकि देखो इंटीग्रेशन करने का तो तरीका वही होगा, फॉर्मूले तो वही यूज जाएंगे ना, जो अपन स्टार्टिंग में फॉर्मूले पढ़ेंगे, फॉर्मूले तो सब सेम ही है, बस लिमिट लगा दिए कि भैया यहाँ पर 0 to 1 लिमिट लगा दी। अब मेरे पास ये था x², मान लो ये चीज x², ये चीज है। अब x² का मतलब ये कि आप बोला इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, पर अगर मैंने मान लिया कि भाई ये लो, मैंने इसके अंदर लिमिट लगा दी, तो क्या करना है, इंटीग्रेशन निकाल के इसमें लिमिट लगा दूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जो कांस्टेंट हो जो सी था वो आएगा ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट सी कभी डिफिनेट के अंदर नहीं आता, हमेशा इनडिफिनेट के अंदर आता है, ठीक है। तो बस यहाँ तक क्लियर, चीजें आपको पता होगा, सब चीज आपने पढ़ा हुआ है यार, बस मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बस ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलस के अंदर नाम से डर लगता है, पर नहीं डरने की जरूरत, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो सिंपल लगेगा ही, हार्ड डर लगेगा ही, नहीं करेंगे तो सब चीज डर लगेगी यार, कोई भी चीज नहीं हो सकती, ठीक है। पूरे चैप्टर की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी, लास्ट एक्सरसाइज 7.11 प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 341। पेज नंबर बात करूं कौन सा, 341, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 341, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100% नहीं 500% क्वेश्चन आना यहाँ से फिक्स है। देखो इंटीग्रेशन में 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन के अंदर से कोई फिक्स नहीं है, मतलब कहां से आए, डिफिनेट से आए या इनडिफिनेट से आए, पर लेकिन ये चीज मैं बोल सकता हूँ 99% केस में, 99% केस में आपको बोल सकता हूँ कि एक क्वेश्चन यहां से आता ही है प्रॉपर्टीज वाले इंटीग्रेशन के ऊपर। पेज नंबर 341 इंटीग्रेशन चैप्टर की लास्ट वाली एक्सरसाइज, लास्ट वाला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके अंदर कुल मिलाकर 7 प्रॉपर्टीज आपको दे रखी है, कुल मिलाकर 7 प्रॉपर्टीज आपको दे रखी है। इन सब प्रॉपर्टीज को रट लेना है, स्पी जाना है बोल के। 7 प्रॉपर्टीज किसके ऊपर बेस्ड है, डिफिनेट के ऊपर, लिमिट वाले के ऊपर बेस्ड है, डिफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर पूरी पूरी प्रॉपर्टीज बेस्ड है। एक्सरसाइज नंबर 7.11, इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है आपको, बस पूरे ढंग से प्रॉपर्टी सब याद कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पेज जो हमारे पास है इसकी पूरी पूरी सॉल्व एग्जांपल कर लेना है, उसके बाद इसका 7.11 एक्सरसाइज, ठीक है। और हर प्रॉपर्टीज की प्रूफ है, फिर से प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ दे रखे हैं, डेरिवेशन दे रखे हैं, हर प्रॉपर्टीज का नहीं करना है, ओनली प्रॉपर्टीज याद रखनी है। प्रॉपर्टीज क्या बोलती है कि कौन सी ऑड वाली प्रॉपर्टी है, इवन वाली प्रॉपर्टी है, सब कुछ प्रॉपर्टी सब कुछ आपको दे रखा है नीचे, एकदम क्लियर के साथ मेंशन किया है, और वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन।
जेई के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज बेस्ड, और एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते ही है। अगर हमें अभी लास्ट ईयर का उठा लो आप, तो अभी सॉरी फर्स्ट अटेम्प्ट का उठा लो, फेब्रुअरी फर्स्ट सेशन का जो हमारे पास जेई का पेपर आया था ना, उसके अंदर पता है दोनों क्वेश्चन कहां से थे, प्रॉपर्टीज से थे। दोनों क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से आ गए थे, एक भी नहीं, दोनों आ गए थे। चलो ठीक है, अब की बार हम मान लेते हैं दो नहीं आएंगे, तो एक तो हमसे आने के चांस होते ही यार, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, डिफिनेट के अंदर प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 7.11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक यार? ऐसा करके हम यहाँ तक थोड़ा सा खत्म करेंगे। उसके बाद देखो इसके अंदर क्या होगा ना, सॉल्व एग्जाम्पल पे एक्सरसाइज हो गई खत्म। उसके बाद हम जानते हैं कि हमारे पास यार एक छोटा सा इसके अंदर आता है, वो उसको बोलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। जो हम जानते हैं कि हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद आता है मिसलेनियस एग्जाम्पल प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इंटीग्रेशन के अंदर थोड़ा सा आपको बोलूंगा कि मिसलेनियस एग्जाम्पल जो होंगे ना, जो 7.11 जस्ट बाद आता है मिसलेनियस एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल लास्ट वाले, वो भी कर लेना। उसके अंदर यार बहुत अच्छे अच्छे खासे एग्जाम्पल दे रखे, सॉल्व एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दे रखे, मतलब उसके अंदर हर एक टाइप फॉर्मेट आपको कवर कर रखा है। मिसलेनियस एग्जाम्पल तो कर लेना, मिसलेनियस एग्जाम्पल, ठीक है। जोर दे के आपको बोल रहा हूँ, मिसलेनियस एग्जाम्पल भी कर लेना, सॉल्व एग्जाम्पल। भले मिसलेनियस एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, चलो ठीक है, आपके पास टाइम नहीं, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है ना हमारे पास अनसॉल्व, उसको भली मत करना अगर टाइम नहीं है तो। वैसे बोलो उसको भी कर लेना, क्योंकि यार उसके अंदर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पर वो बहुत ज्यादा बड़ी है मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो अगर टाइम नहीं मिले तो मत करना। एटलीस्ट मिसलेनियस सॉल्व एग्जाम्पल तो कर लेना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स है और अच्छा खासा हो जाएगा, सब सॉल्व है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे और आपको भी पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो बस यार कि डिफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जितने भी टाइप्स हो सके सब चीज कर लेना। किसको छोड़ के, लिमिट एज ए सम, इंटीग्रेशन बाय लिमिट एज ए सम, मतलब एक्सरसाइज नंबर 7.8 को मत करना, बाकी छोड़ के डिफिनेट का तो सब कुछ कर लेना। क्लियर है? और इनडिफिनेट के अंदर मैंने आपको बताई दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या नहीं थे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा एक और चीज में आती है जो हमारे पास है, क्या चीज, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब जाना ना, मैंने जो नीचे पीडीएफ दे रखी मैंने आपको पहले बता ही दिया था, उसके अंदर शॉर्ट नोट्स है और कुछ ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट भी एक्स्ट्रा जो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी के नहीं है, जो ऐसा कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है ना, एक एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल नंबर 36, ध्यान दो, एनसीईआरटी बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल नंबर 36। ये 36 सॉल्व एग्जांपल नंबर कहां मिलेगा आपको, जस्ट एक्सरसाइज नंबर 7.11 से जस्ट स्टार्ट होने से जस्ट पहले, एक्सरसाइज नंबर 7.1 जो स्टार्ट हो रही है प्रॉपर्टीज वाली ये एक्सरसाइज, इससे जस्ट पहले जो सॉल्व एग्जांपल है उसको बोलते हैं सॉल्व एग्जांपल नंबर 36। यार ये सॉल्व एग्जांपल अपने आप में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है एक्चुअली। के अंदर मैंने आपको नीचे पीडीएफ दे रखी है, वहां पर स्टैंडर्ड रिजल्ट दे रखे कुछ 4-5, उसके अंदर इसका नाम भी है सॉल्व एग्जांपल 36। मतलब ये अपने आप में क्वेश्चन भी है जो एनसीईआरटी वालों ने दिया है और अपने आप में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी इंटीग्रेशन ऐसा कुछ लिखा आता है, log sin x dx 0 to pi by 2 log sin x dx, ऐसा कभी इंटीग्रेशन निकालने के लिए आता है। ये क्वेश्चन है और ये प्रॉपर्टी भी अपने आप में, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, फिक्स है। इसका आंसर क्या होगा, चलो एक बात बताऊं, इसके अगर एक कुछ आता है इसकी जगह, या फिर 0 to pi by 2 log cos x dx, मतलब log sin x dx या फिर log cos x dx, कुछ भी आ गया, लिमिट सेम है, इन दोनों का आंसर सेम ही होता है। वो क्या होता है, वो होता है -π/2 log 2, ये आंसर होता है। क्या होता है, -π/2 log 2, ये आंसर फिक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब यार अपन बात करते हैं कि जब हमारे पास इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो उसके बाद जस्ट आता है चैप्टर नंबर 8, कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हम बात करते हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व। इसके अंदर क्या करना, सुनो, मैं बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन तो फिर भी चलो हार्ड लगता है, पर लेकिन यार मैंने आपको बताया था, जैसे एग्जांपल पेज नंबर 329 के ऊपर आपको ऐसे 3 फॉर्मूले मिलेंगे जो कि डायरेक्ट चैप्टर नंबर 8 में काम आते हैं। और उसके अलावा बात करूं तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर बात करूं ना, तो यार कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8.1 और एक्सरसाइज नंबर 8.2, इन दोनों एक्सरसाइज को कर लेना है, सिंपल सॉल्व एग्जांपल प्लस दोनों एक्सरसाइज, और कुछ भी नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन आएगा एरिया बाउंडेड बाय कर्व आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लेना, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सब क्वेश्चंस के अंदर यहां से डायरेक्ट एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट उठाकर पूछा गया डायरेक्ट। या तो किसी कर्व के और लाइन दे दी, किसी कर्व के साथ, किसी कर्व और लाइन के बीच में एरिया बाउंडेड हो रहा है, बताओ उसका एरिया क्या होगा, या फिर 2 कर्व के बीच का निकाल दो एरिया, वो सब चीज होती है। ये दोनों क्वेश्चन आपको सिंपल मिल जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1, एक्सरसाइज नंबर 8.2 और सॉल्व एग्जांपल के साथ। चैप्टर नंबर 8 पूरा प्योरली एनसीईआरटी से, कहीं नहीं जाना है, कुछ भी, सब चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सब सॉल्व एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मिसलेनियस एग्जांपल हो, चाहे वो कोई सी भी चीज हो, सब इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज का। तो यार ये चीज आपको करनी होगी, क्योंकि यहाँ से देखो एक क्वेश्चन आने का यार पूरा चांस रहता है, ठीक है। देखो लास्ट भी बात करूं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यहां से नहीं आया था, तो मुझे लगता है अब आएगा, ठीक है। जो चीज यार पिछले अटेम्प्ट में नहीं आती तो मुझे लगता है अब वो चीज आनी कंपलसरी होती है, मतलब उसके चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाला क्वेश्चन आ सकता है इस वाले के अंदर। तो चैप्टर नंबर 8 प्लीज कर लेना ढंग से पूरा अच्छे से यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर चीज आपको कर लेनी है उसकी, हर चीज पर, लेकिन बस एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके अलावा बात करूँ तो इसके अंदर पूरे इंपॉर्टेंट फॉर्मुले जो भी हो रहे हैं, उसके अलावा एक अच्छा एक कुछ ध्यान रखना कि सेम जो मैंने आपको बोला था नीचे पीडीएफ आपको दिए, उस पीडीएफ के अंदर टेंशन मत लो, चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट तो आपको मिल ही जाएगा, जो भी चीज कॉन्सेप्ट यूज होता है सब कुछ वो। उसके साथ साथ के अंदर पता आपको क्या मिलेगा, नीचे आपको मिलेगा स्टेप्स, मतलब जो हमारे पास होगी ना कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्टेप्स क्या होगी सॉल्व कर रही, मतलब कर्व को कैसे ट्रेस किया जाता है, मतलब कर्व ट्रेसिंग जिसको हम बोलते हैं, किसी भी क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है, मतलब स्टेप वाइज एक तरह का मतलब बोलने का मोटा मोटा आपको एक आइडिया हो जाएगा, ऐसा ऐसा होता है। उसके साथ साथ आपको नीचे मिलेगा सेम चीज स्टैंडर्ड रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट इसके अंदर होते हैं, जैसे अगर बात करूँ तो जैसे मैंने बोला इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन। अब यार इलिप्स का अगर बात करूं तो टोटल कंफाइंड एरिया, अब इलिप्स की अगर बात करूं तो इलिप्स का पूरा एरिया निकालना हो तो कितना होता है, वो डायरेक्ट होता है कितना, पाई ए बी। बात करूं कितना होता है, पाई ए बी, ये एरिया ऑफ इलिप्स होता है, पाई ए बी। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अगर इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखी होती है और आपको बोला कि इसका एरिया बता दो, पूरे इलिप्स का एरिया, तो कितना होता है, पाई ए बी। ये बोलते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट। ऐसा करके यार दो पैराबोला के बीच में स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है वो आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर पैराबोला लाइन के साथ साथ क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। ऐसे 3 से 4 इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको नीचे पीडीएफ के साथ साथ मिलेगा। तो बहुत इंपोर्टेंट पीडीएफ है, मतलब शॉर्ट नोट से क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। साथ साथ में बात करूं तो नीचे मेरे पास आपको 2 पीडीएफ और एक्स्ट्रा दे रखी है। देखो एक पीडीएफ के अंदर तो आपको शॉर्ट नोट्स मिल ही जाएगा, उसके अलावा 2 पीडीएफ और एक्स्ट्रा है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, हर एक जो भी मैं बात कर रहा हूं ना यहाँ पे चीजें, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन है, मतलब जो भी चैप्टर से इस चैप्टर से लास्ट 15 ईयर्स के अनसॉल्व क्वेश्चन आपको मिलेगा। लास्ट 15 ईयर्स के अनसॉल्व क्वेश्चन है मैंने उठा के डायरेक्ट आपको पीडीएफ में दे दिए विद आंसर के साथ। मैंने वो लिख के करें, पता है आपको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे अलग अलग जगह से मिल रहे थे, कोई क्वेश्चन कहां से, कोई क्वेश्चन कहां से। देखो वैसे बुक आपको पता होगा अरिहंत के नाम की बुक आती है, उस अरिहंत के अंदर भी लास्ट पेपर्स आते हैं, जो कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी के टाइम बोला ही था कि वो बुक परचेस कर लो अगर नहीं हो तो। वैसे यार मैं उस चीज का मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, इसलिए यार जो लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन थे मैंने आपको दे दिए इसके नीचे, लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन आपको दे दिए, किससे रिलेटेड, इंटीग्रेशन के, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर द कर्व। इन तीनों चैप्टर के लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको दे दिए और नीचे प्लस आंसर के साथ इसकी पीडीएफ भी आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं तो एक को पीडीएफ दे रखी है जिसके अंदर क्या मिलेगा आपको, जिसके अंदर आपको मिलेगा कुछ और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है, जिसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा, याद रखना। तो एक पीडीएफ एक सी मिलेगी आपको। सबसे पहले एक पीडीएफ तो होगी हमारे पास सॉल्व एग्जांपल जो भी नोट्स की, सेकंड होगी किसकी, प्रीवियस पेपर की। 2 पीडीएफ तो आपको करनी ही है, ये तो आपके लिए है ही। और थर्ड पीडीएफ मैंने ऐसे के लिए दी जिनको अगर सब कुछ हो जाता है तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा करना है, तो आपको वो पीडीएफ, उसके अंदर जो क्वेश्चंस है उनका लेवल थोड़ा सा ऊपर है। मैं नहीं बोलता हूँ हार्ड है, इजी है, पर लेकिन अगर वो क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेते हो तो मुझे लगता है कोई क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होंगे ही नहीं कभी, ठीक है। तो वो 3 पीडीएफ मैंने आपको दिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है यार, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है। एक्चुअली के अंदर वीडियो से ज्यादा टाइम मुझे मटेरियल बनाने में लगता है, ठीक है, और इसके अंदर तो स्पेशली लगा ही है, ठीक है। वो चीजों के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने हाथ से लिख के भी आपको दिए नीचे, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उन सभी को मैंने हैंड रिटन भी आपको नीचे लिख के दिए, तो उसमें चीजों को टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये सब चीज बात यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास यार कौन सा, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन बाकी 2 चैप्टर से इजी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले कुल लगा सुनो, सबसे पहली पॉइंट आता है कौन सा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जानते हैं स्टार्टिंग के अंदर क्या था, एक्सरसाइज नंबर 9.1 के अंदर क्या है, सिंपल ऑर्डर एंड डिग्री। अब देखो लास्ट अगर बात करो लास्ट 4 to 5 ईयर्स पहले, 4 to 5 ईयर्स यानी कि 2014 या 2015 के अंदर क्वेश्चंस आए हुए किससे, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करके बताओ। देखो बहुत साल पहले आए, मतलब 4 से 5 साल पहले आए थे, मुझे लगता है अब आने के चांसेस हो सकते हैं। वैसे चांस बहुत कम होते हैं इसके आने के, तो क्योंकि देखो ऑर्डर और डिग्री निकालना बहुत ज्यादा इजी होता है, जैसे आप भी जानते हैं, ठीक है, कितना इजी है। मतलब एक्सरसाइज 9.1 सबसे इजी है, ऑर्डर निकाल लो यार, डिग्री बताओ, थोड़ा सा देख के आंसर निकाल सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, पर लेकिन यार जेई ने पूछा था पिछले साल 5 से 6 साल पहले, तो मुझे लगता है अभी भी वापस आ सकता है। तो हम इसको कर लेंगे एक्सरसाइज 9.1, कुछ नहीं करना, सॉल्व एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज कर लेंगे, सेम चीज करनी है एनसीईआरटी से, ज्यादा बाहर नहीं जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास यार कुछ आपको मिलता है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये समझ लेना है कि जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, पता कर लेना बस क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आया वो जाना, वो ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक और चीज आती है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, मतलब एक्सरसाइज नंबर 9.3, जिसके ऊपर बेस्ड हमारे पास किसके ऊपर, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट विल रिप्रेजेंट गिवन फैमिली ऑफ कर्व। आपको बोलता है ना यार बहुत सारे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दो जो कि पैराबोला वाली फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगी, या फिर इलिप्स का, या फिर सर्कल का, कुछ भी हो सकता है।
सॉल्व एग्जाम्पल पे एक्सरसाइज कर लेना यार, ठीक है, अगर कर सको तो एक्सरसाइज नंबर 9.3, ठीक है, हो जाएगी, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ ना आपको एनसीईआरटी सब कुछ है, मैं बोल रहा हूँ ना एनसीईआरटी सब कुछ है लास्ट डेज के अंदर, रिवीजन के लिए, थ्योरी के लिए, जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए, या फिर जो रिवीजन कर रहा है अच्छे से पूरा उसके लिए भी, ठीक है, ये चीज आपको करनी है। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 4 जो आता है मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज नंबर 4.9.4 के अंदर आपको क्या मिलता है, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर बस अलग अलग मेथड होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा मेथड सबसे पहले आता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसको हम जानते हैं सिंपल, इधर उधर वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, डीएक्स को अलग लेते हैं, डीवाई को अलग लेते हैं, डीएक्स अपॉन डीवाई अलग लेते हैं, बाकी सब वेरिएबल अलग लेते हैं, बस सॉल्व कर लेना होता है, इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। हमको चीज आती है पता है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के अंदर जितने सॉल्व एग्जांपल है प्लस एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट कर लेनी है यहाँ तक, क्लियर, कुछ हार्ड नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर नहीं कर सको, लगता है कि टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट सॉल्व एग्जांपल तो कर लो। उसके अंदर कितना टाइम चाहिए, उसके अंदर ज्यादा सोचना भी नहीं है, मतलब सोचना तो सही, पहले नहीं आता तो हमारे पास सॉल्यूशन है। उसके अलावा देखो, अगर आज के बारे में बात करूं तो आपके पास एनसीईआरटी की भी सॉल्यूशन होंगी, आप लोगों ने स्कूल में पूरा पढ़ाई है। उसके अलावा आज इंटरनेट है, गूगल है, जहां पर देखो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कहीं भी मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए यार मैं एनसीईआरटी को आपके पास सॉल्व नहीं करा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपके पास कहां नहीं होंगे बताओ, आज कहीं भी मिल जाते हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसको कराने से यार कोई मतलब नहीं है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी होंगे वो चीजें, बस आपको बता रहा हूँ कर लेना, चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये कर लोगे ना तो मुझे लगता है एग्जाम में भी आप फोड़ दोगे यार, निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास पॉइंट नंबर 5, हमारे पास एक टॉपिक आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक को आप भले छोड़ सकते हो, क्योंकि क्या है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको भी बताया था इंटीग्रेशन के अंदर वर्क कौन सा था, वो पार्शियल फ्रैक्शन या फिर वो लिमिट एज अ सम, जिसको मैंने बोला था, वो बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो उसको बोला इतना मत ध्यान देना। यहाँ पर सेम चीज वही है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहां पर आप कुछ जनरल सॉल्यूशन पूछा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। देखो जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन तो आते ही फिक्स है, ठीक है, ये कभी छोड़ना मत, क्योंकि ये सब आपको यही मिल रहा है, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये सब मेथड होते हैं सॉल्व करने के, पर क्वेश्चन तो क्या होगा कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन या फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये चीज आपको पता होना चाहिए, जनरल सॉल्यूशन वगैरह वगैरह सब निकालने का तरीका सब सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से निकालते हैं, कैसे निकालना है वगैरह वगैरह, ठीक है, ये आपको सब आना चाहिए। देखो सब मेथड आपको आने चाहिए, बस ये होमोजेनियस वगैरह ज्यादा मत ध्यान देना, क्योंकि बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं एक ही चीज को 2 से 3 बार बोल रहा हूँ, क्योंकि यार जब तक मुझे अंदर से नहीं लगता कि आपके तक वो बात क्लियर हुई है, तो मुझे लगता है कि मैं एक बार वापस से रिपीट करूं चीजों को, ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसका बात करते हैं, देखो अब जो मेन पार्ट स्टार्ट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है एक्सरसाइज नंबर 9.6। एक्सरसाइज नंबर 9.6 कौन सी है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 9.6 हमारे पास कौन सी है, जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर किसकी बात करते हैं हम, dy बाई dx प्लस py, इसकी बात करते हैं। देखो इसकी बात करते हैं, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये किसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज नंबर 9.6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटीग्रेशन के अंदर थी ना हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7.11, जो कि हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जैसे एग्जांपल हमारे पास 9.6 है, यहां से क्वेश्चन आना फिक्स होता है 500%। मतलब देख लो लास्ट 15 ईयर्स की बात करूं ना मैं, तो लास्ट 15 ईयर्स के अंदर से मतलब मैक्सिमम एटलीस्ट 12 to 13 ईयर्स ऐसे होंगे जिन्होंने यही क्वेश्चन पूछा गया। 1 या 2 साल कभी ऐसा हुआ होगा बीच में, रेयर चांस ऐसा होते हैं, जो कि आपको मैंने बोला था ना, वो ऑर्डर वाले पूछ लिए, फिर उसने ऑर्डर या डिग्री क्या होगी वगैरह। बाकी चीजों के अंदर यही आता है अधिकतर यार कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन होगा, इसके अंदर ऐसा कुछ फॉर्मेट आपका बन जाएगा, बस आपको सॉल्व करना इसको आता ही है। इसका पूरा स्टेप्स होती है सॉल्व करने की, इसके अंदर पूरा फॉर्मेट ही फिक्स होता है, इसका पता होगा। इसके अंदर ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना होता है, बस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेकर आनी होती है, आगे स्टेप हमको पता है क्या होती है, सब चीज आपको मिल जाएगी, आपको पता होगा, आपने 11 के अंदर 12 के अंदर पूरा पढ़ाई है सब चीज, बिल्कुल इजी यार, बस इंपॉर्टेंट बहुत है चीज, ठीक है। तो इसके तो मस्ट बोलूंगा सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज नंबर 9.6 से जो पहले हैं, और प्लस एक्सरसाइज नंबर 9.6 पूरी रट लेनी है, कर लेनी है, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, इंटीग्रेशन और ये चैप्टर ऐसा ही है, कैलकुलस के अंदर ये चैप्टर ऐसा ही है, जहां से डायरेक्ट इंटीग्रेशन के अंदर से क्वेश्चन आते हैं, सॉरी एनसीईआरटी से आते हैं, क्योंकि चैप्टर स्टूडेंट्स को हार्ड लगते हैं, और ये थोड़े है भी थोड़े से हार्ड, अगर ज्यादा जोर नहीं दिया जाए तो, और ज्यादा अगर फाइट करी जाए तो ये भी चीज इजी हो जाती है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके अंदर हमको ढंग से बस पूरा चीज कर लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक इसका क्वेश्चन आता ही है, 500% इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 100% नहीं 500% इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसके अंदर आती है मिसलेनियस एक्सरसाइज, और वो मैं नहीं बोलूंगा, इतना आपको जोर नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप देखो इतना कर लोगे 9.6 के भी सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज, तो मिसलेनियस एग्जाम्पल एक्सरसाइज के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, तो उसको भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है।
ये सब चीज क्लियर है। अच्छा अगर बात करूँ तो इसकी पीडीएफ के बारे में, जो मैंने आपको बोला था नीचे पीडीएफ दी, वहां पर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलेंगे। उस स्टैंडर्ड रिजल्ट के अंदर आपको कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन से भी रिलेटेड मिलेगा जहां पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिए डायरेक्ट, जो कि डायरेक्ट आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना भी इस फॉर्मेट का डिफरेंशियल इक्वेशन यही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको नीचे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे वाली पीडीएफ जो मैंने आपको दी ना, मटेरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरी इस वीडियो का एम यही है कि आपको हर एक मटेरियल ऐसा प्रोवाइड करूं यार, ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, बेसिक क्लियर होने के बाद आप अपने आप को जेई के लेवल से थोड़ा सा और एक ऊपर के लिए तैयार करो, ठीक है। तो वो टाइप का मटेरियल आपको मैंने नीचे दिया है। तो यार मटेरियल ढंग से करना है, ढंग से नोट्स आपको पढ़ने हैं, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ढंग से कर लेने हैं। उसके साथ हमारे पास क्या करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया अनसॉल्व क्वेश्चंस, उनको ट्राई करना है। आप यहाँ तक क्लियर हो, मुझे लगता है आप कर रहोगे यार। अभी हमने पढ़ के आए हैं, बस ढंग से रिवीजन चीजों को करना है और लास्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं। लास्ट 15 के क्वेश्चन आपको नीचे मिल जाएंगे पीडीएफ में, और अनसॉल्व क्वेश्चंस भी आपको नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा एक कुछ चीज बताऊं तो यार, हमारे पास देखो मैंने आपको बोला था कि हम जुलाई से, मैं थोड़ा सा अगर जुलाई 30 या अगस्त की स्टार्टिंग तक मैं आपको इन चीजों को खत्म करने की ट्राई कर रहा हूँ। 3 चैप्टर मैंने आपको दिया आज की वीडियो में, ठीक है। 3 चैप्टर या फिर 2 चैप्टर, 3 चैप्टर मान लो, और 3 चैप्टर करने में आपको टाइम लगेगा। मैंने आपको स्टडी मटेरियल भी नीचे दिया है, तो स्टडी मटेरियल को करने में टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक दिन मतलब अगले दिन वीडियो नहीं दूंगा, मतलब कल वीडियो नहीं आएगी। अब वीडियो आएगी एक दिन छोड़ के आएगी, परसों वीडियो आएगी, कल वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। कल वीडियो को नहीं आएगी क्योंकि मतलब आपको भी यार टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि मैं भी साथ साथ भगाता रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार आप मेरे साथ साथ चलो, ठीक है। तो मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, सॉरी 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ। आज का तो टाइम है ही, और कल का 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आज का और कल का टाइम। तो इस चीजों को कंप्लीट कर लो, जो मैंने स्टडी मटेरियल दिया है, एनसीईआरटी जो टॉपिक आपको बताएं, इन चीजों को कंप्लीट कर लो। उसके बाद हम मिलेंगे वापस परसों, एक दिन छोड़ के, ताकि हम नए टॉपिक की फिर बात करेंगे, और तब तक आपकी ये चीज कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है, ताकि मेरे से आप साथ साथ चलो, ठीक है। कहीं पीछे ना रह जाओगे, मैं आगे भागता जा रहा हूँ फिर आप पीछे रह जाओगे, तो वो मतलब नहीं है। इसलिए मैं रोज वीडियो नहीं दे रहा हूँ, चीजों करते रहो, बस ट्राई यार, हाथ पर मारते रहो, बस फाइट करते रहो यार। फाइट बड़ी सबसे चीज होती है यार, ठीक है। सब इंपोर्टेंट टॉपिक आपको पता है, सब सिलेबस आपके पास है, मटेरियल आपके पास है, फाइट करना आना चाहिए। और एक और सबसे बड़ी चीज, हाँ, जो मटेरियल आपको मैंने नीचे प्रोवाइड किया उसके अंदर आपको सॉल्यूशन अगर चाहिए, तो मैं आपको पहले बता ही दिया था स्ट्रेटेजी वाले वीडियो के अंदर, कि अपन एक बार ये कंप्लीट हो जाए, मैं आपको सब मटेरियल प्रोवाइड कर दूं। उसके बाद हम अभी अगस्त के अंदर मैंने आपको बोला था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करेंगे, अपनी जो मॉक टेस्ट की सीरीज, सैंपल पेपर्स वगैरह वगैरह सब स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर मैं बात करूंगा, जो भी अभी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके सॉल्यूशन के बारे में तब बात कर लेंगे। तब तक के लिए आपको बोलता हूँ, मैंने अभी नहीं दिए, क्योंकि यार आपके लिए चाहता हूँ कि आप अपने लेवल के ऊपर हाथ पैर मारते रहे, अपनी तरफ से पूरी फाइट करते रहे, बस ये चाहता हूँ मैं। इसलिए मैंने आपको अभी सोल्यूशन नहीं दिए, बाद में दूंगा आपको सोल्यूशन, तब हम एक साथ बात करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जाओ और मतलब मचा दो पूरा, लगा दो पूरा जोर, और बस फाड़ते रहो यार, फाइट करते रहो। फाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही दिन यार, जिसके अंदर फाइट आपको करनी होगी, ठीक है। अगला टॉपिक किसके ऊपर चाहिए वो जरूर कमेंट कर देना, कि किस टॉपिक के ऊपर रखना है। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स ले लूँ, या फिर हो सकता है डिफरेंशियल कैलकुलस ले लूँ, जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन लिमिट्स वगैरह की बात कर लूंगा, ठीक है। और जो भी आप बताना, बस कमेंट सेक्शन कमेंट कर दिया करो, जो भी डाउट हो, वीडियो टॉपिक हो, कमेंट करो। जाओ जाकर लगा दो अपना पूरा जोर और फाड़ कर रख दो, यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर। जय हिंद, वंदे मातरम।